सरकारी सामान्य ज्ञान में फिर से तोहार लोगिन के स्वागत बा। अपने लोगिन के स्वागत बा। भोजपुरी में बोला तारी। एक दिन गैप हो गई क्या कि हम सब रहनी होली में व्यस्त आ अपने लोगिन भी रहनी होली में व्यस्त। सबके होली में व्यस्त। आज के हमरी जे कोर्सवा है वो है शरीर क्रिया विज्ञान। एकर नाम है अंग्रेजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो भोजपुरी में कौन पढ़ी? तो हम लोग जान लेता नहीं कि का होकेला ह्यूमन फिजियोलॉजी में का पढ़ल जाई। हम लोग जानता नहीं कि शरीर के जे सबसे छोटी इकाई होकेला ओकरा कोशिका कहल जाएला। आ कोशिका से मिलके बनेला टिश्यू जेकरा बोलल जाला ऊतक। जब कई ऊतक मिल जाला तो एगो अंग बन जाला। आ कई अंग से मिलके बनेला शरीर। तो भोजपुरी तो हो गई। अब वापस हम पहुंच जाते हैं हिंदी में। मानव का जंतु जगत में स्थान जो है वो क्या स्थान, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैंस प्लेस इन एनिमल किंगडम। मानव लक्षण से पता चलता है कि मानव जो है एक कशेरुकी, जरायु जस्तनी तथा प्राइमेट प्राणी है। और एक जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस। तो मानव के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। मानव के जो प्रजाति होकला ओकर विशिष्ट अध्ययन को हम लोग मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अब हम लोग जानेंगे सिस्टम ऑफ द बॉडी, शरीर का जो तंत्र सब होता है ओकरे मंत्र हम लोग यहाँ पर अब जानने की कोशिश करेंगे। मैथिली में बोल दे, एगो इंग्लिश में। शरीर के अंदर जितना भी जैविक क्रियाएं होता है ना, उनके द्वारा संपन्न कार्यों के शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शरीर के अंगों को उनकी क्रियाओं के सामूहिक रूप से दृष्टिगत करते हुए कुछ प्रमुख तंत्र को इस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो हमारा पहला नंबर पर है पाचन तंत्र, जेकरा बोलल जाला डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पाचन तंत्र में भोजन के पचने की क्रिया होती है। जैसे कोका कोला। पाचन तंत्र में उपस्थित पाचन तंत्र में जो एंजाइम और पाचन अम्ल रही है ना, ओकरे सहायता से भोजन सब पचे छै। पाचन तंत्र में मुख, ग्रास नली, आमाशय, पक्वाशय, यकृत, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि सब एकरा अंतर्गत अभी छै। हमारा दूसरा नंबर है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र में हमार नाक हो गए, कंठ हो गए, श्वास नली हो गए, श्वसनी फेफड़ा आदि सब है। जैसे सांस लेके जे सांस वाला जितने काम सब हो श्वसन तंत्र में होता है। श्वसन के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। बाहर निकले पसीना के द्वारा। फुसफुस से बाहर निकलते समय रक्त में ऑक्सीजन दाब 100 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है तथा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संतृप्ति 95% होती है। अब हमारा है तीसरा उत्सर्जन तंत्र। एकरा बोलल जाला अंग्रेजी में एक्सक्रेटोरी सिस्टम। शारीरिक क्रिया में जो निष्क्रिय पदार्थ जो होता है या आहार के बिना पचा हुआ भाग जो होता है उत्सर्जन तंत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। भोजन के उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ अपाच्य भोजन निकलता है। उत्सर्जन तंत्र में मलाशय, फुसफुस, यकृत, त्वचा तथा वृक्क होते हैं। त्वचा के द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवणों का विसर्जन होता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। अगला है अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। शरीर के विभिन्न भाग में उपस्थित नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। इनमें हार्मोन बनता है और शरीर की सभी रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण
इसी हार्मोन द्वारा होता है। शरीर में 7 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह परावर्तु ग्रंथि को छोड़कर अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि की सक्रियता से रक्त में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पर निर्भर करती है। पीयूष ग्रंथि की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पर निर्भर करती है। फिर है हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का जो विनिमय माने एक्सचेंज परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रक्तवाहिनी नालियां, ब्लड वेसल्स, धमनी, आर्टरी, शिराएं, वेंस और कोशिकाएं, कैपिलरीज, केशिकाएं नॉट कोशिकाएं, केशिकाएं, कैपिलरीज आदि सम्मिलित है। रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन धारण करता है। हृदय में रक्त का शुद्धिकरण होता है। धमनी शुद्ध रक्त शरीर के सभी अंगों तक तो पहुंचाता है तथा शिराएं अशुद्ध रक्त विभिन्न अंगों से वापस हृदय में लाती है। हृदय की धड़कन से रक्त का संचरण होता है। अब है छठा प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सब जीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने का गुण जो होता है उसको हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं। प्रजनन तंत्र के द्वारा होता है। प्रजनन के द्वारा पुरुष और स्त्री के जननांगों से स्रावित शुक्राणु अंडाणु मिलकर नए भ्रूण बनाते हैं। पुरुष और स्त्री का प्रजनन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। पुरुष के जननांग में वृषण, अधिवृषण, इपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, शीशन, पेनिस आदि प्रमुख अंग है। शीशन पुरुष का समूह करने वाला अंग है। स्त्री जननांग में रति, सेल, मोन, वेनरीज, बृहत, भगोष्ठ, लैबियुली मेजर, अक्षिणिका, क्लिटोरिस, योनि, वैजिना, अंडाशय, ओवरी, डिंब वाहिनी, नली, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूटेरस आदि अंग होते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला है कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। मानव का जो शरीर होता है वह छोटी बड़ी मिलाकर कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थियों से बने ढांचों को कंकाल तंत्र कहते हैं। सिर की हड्डी को कपाल गुहा कहते हैं। विशिष्ट ज्ञानेंद्रिय तंत्र, स्पेशल सेंस ऑर्गन सिस्टम। वातावरण के परिवेश का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जीवा तथा संवेदन के लिए त्वचा ज्ञानेंद्रियों का काम करती है। इनका संबंध मस्तिष्क से बना रहता है। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत सा हानिकारक पदार्थ बनता रहता है अथवा विभिन्न बाह्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा शरीर पर आक्रमण होते रहते हैं। लिम्फोसाइट्स ग्रंथियां विषैले तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देती है और शुद्ध रक्त में मिलने से रोकती है। लसिका तंत्र छोटी छोटी पतली वाहिकाओं का जाल होता है। नेक्स्ट है त्वचीय तंत्र, कीटेनियस सिस्टम। शरीर की रक्षा करने के लिए संपूर्ण शरीर त्वचा से ढका रहता है। यह बाह्य संवेदनाओं को अनुभव करने के लिए तंत्रिका के स्पर्श कण टैक्टिल बड्स होते हैं। पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। यह त्वचा के नीचे का मांस होती है। संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों एवं संपूर्ण जीव की क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला तंत्र है। इस तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जा और तंत्रिकाएं आती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग बनाते हैं। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं डाइजेशन मतलब पाचन क्रिया के बारे में।
तो ये पाचन जो होता है मतलब कि भोजन के पचाने वाला जो क्रिया होता है उसको हम लोग पाचन क्रिया कहते हैं। एकरा अंतर्गत आता है अंतर्ग्रहण, पाचन, तीसरा होता है उसके बाद अवशोषण, अवशोषण के बाद होगा स्वांगीकरण और सबसे अंत में होगा मल परित्याग, मतलब जो भी खाए पिए उसको बाहर निकालने का घटना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो अंतर्ग्रहण इंजेक्शन जो होता है वो कैसे होता है। जब भोजन को हम लोग मुंह में ले जाते हैं तो ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। यह प्रक्रिया मानव को भूख लगने के कारण होती है। भूख भोजन की शरीर में कमी पड़ने पर लगती है। जब शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है तब भूख लगती है, कहने का मतलब ये है। अब हो गया पाचन। सेकेंड में क्या होगा, पहले तुमको भूख लगा तो तू भोजन को गप से खा लिया। अब गप से खा लिया तो उसको पचाने के लिए जो क्रिया होगा उसको पाचन कहेंगे, डाइजेशन। पाचन क्रिया मुख से देखो ये जो क्रिया जो है ना मुख्य से प्रारंभ हो जाता है। भोजन के मुख में पहुंचने पर दांतों द्वारा चबाया जाता है, माने उसको दांत से टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है। और मुंह में से जो एगो लार ग्रंथि होता है उससे सलीवा जो होता है उसका स्राव होता है जो उसमें मिल जाता है। तो उसके बाद है कि जो लार ग्रंथिया जो है मुंह में ना पच पच करके जो एगो अथी जैसा निकलता है उसी को बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। हमारी मुख गुहिका में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड्स अपनी अपनी वाहिनियों द्वारा लार निकालने को कार्य करती है। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में से एक जोड़ी ग्रंथियां कानों के पास तथा जो 2 जोड़ी ग्रंथियां जीभ के नीचे स्थित होती है। लार जो है एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, pH 6.8 होती है। मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि लार का प्रकृति कैसा होता है, तो अम्लीय है। या ये देखो पचाने वाला जितना भी चीज होगा ना वो अम्लीय होवे करेगा, कि अम्ल का जो काम है वो पचाने का ही काम, माने उसको दूसरे रूप में बदलने का काम होता है। तो अब पूछा जाए कि इसका जो माने लार का जो pH मान क्या होगा, तो 6.8 इसको याद रखना है। और इसमें जो है मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का भी नाम याद रखना है, टाइलिन जिसको एमाइलेज भी कहते हैं और माल्टेज। टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड शर्करा को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ओकरा बाद है कि लार में उपस्थित माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में विघटित कर देता है। और इसी तरह से लार में मिलने वाला लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, उसमें जो जीवाणु होगा हानिकारक उसको नष्ट कर देगा। और इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को सड़ने से बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। उसी तरह से रेनिन एंजाइम दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में दही के रूप में बदल देता है। अब हमारा हो गया पाचन के बाद हो गया, जैसे खा लिए उसके बाद पचा लिए। अब वो जो पचा तो शरीर में अवशोषण होना चाहिए ना, उसका एनर्जी शरीर में जाना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवशोषण, ऑब्जर्प्शन। अब जो खाए हैं पचाए हैं वो आप हमारा शरीर में वो अवशोषित हो जाएगा। तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। यह होता है कि इस आंत में पाचन होने के बाद भी भोजन शरीर का भाग उस समय तक नहीं बन सकता है जब यह आहार नाल की दीवारों में शोषित होकर रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में न पहुंच जाए। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। अब ये जो होता है ना अवशोषण, मतलब कि हो गया तुम भोजन तब पच गया, पच के जो ओकर जो छोटा जो शरीर के लिए जरूरी तत्व सब है वो तत्व जो है वह ब्लड में मिल जाएगा और पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्रिया होता है उसको हम लोग ऑब्जर्प्शन कहते हैं, मतलब कि अवशोषण कहते हैं।
अब इसमें देखो कि इंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीलो अम्ल के कारण मल में दुर्गंध होता है। ठीक, अब हमारा इसी में आ गया कि टीथ। दांतों का अध्ययन संबंधी विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। एक पूर्ण वयस्क नर के मुख में कुल 32 अस्थायी दांत होते हैं। इसमें 4 गुने 2 कृंतक, जिसको इंसीजर बोलते हैं, 2 गुने 2 रदनक, जिसको कैनिन्स बोलते हैं, 2 into 4 अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स तथा 2 गुने 6 चवर्णक मोलर्स प्रकार के होते हैं। और जो दांत जो है वो सामान्यतः 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है किरीट, अंग्रेजी में एकरा क्राउन कहते हैं, दूसरा ग्रीवा, इसको नेक, और तीसरा मूल रूट। तो दांतों का निर्माण 3 पदार्थों दंत धातु, डंटिन, दंतवल्क, इनामेल तथा सीमेंटम के संयोग से होता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलता है। कितना बार निकलता है? 2 बार। तो प्रथम सेट वाला जो दांत होता है उसको द्वितीय दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहा जाता है। पहले जो सबसे पहले निकलेगा ना उसको मिल्क टीथ बच्चा में ही निकलता है। इसकी संख्या जो 20 होती है। एक बाद जो ये द्वितीय दांत टूट जाता है तब हमारा जो द्वितीय सेट निकलता है दांत का, ये रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। जब बूढ़ा होने लगेगा तो उस समय वो टूटने लगता है। द्वितीय सेट अर्थात चवर्णक दांत मोलर टीथ को बोला जाता है। लगभग 20 वर्ष की आयु में के आसपास निकलती हैं। अतः इन दांतों को बुद्धि दांत विजडम टीथ भी कहा जाता है। बुद्धि दांत निकले, विजडम टीथ। हाँ, अब हम थोड़ा देख लेते हैं हमारा जो पाचन तंत्र था उसका सारांश है कि किस किस ग्रंथि और इसका पीएच मान क्या होता है, उसमें पाए वाला एंजाइम कौन सा है, उससे मिलने वाला भोज्य पदार्थ क्या बनेगा, प्रतिक्रिया होने के बाद क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। दांतवा कोले तो माने 20 वर्ष की उम्र में दांत निकले। हाँ, 20 वर्ष तक में सेकेंड जो मोलर दांत हुई ना, सेकेंड सेट वाला वो निकली थी 20 तक, ओकरा बाद न निकलती। माने एगो दांत निकल जाई बुद्धि दांत। ओकरा बाद 20 तक अभी तभी तुम्हें बुद्धि दांत निकल जाए, 32 को हो जाए दांत। 32 को 20 वर्ष के अंदर में राकेतान के 10 वर्ष में। पाचन का सारांश तो इसका पहला हो गया लार। इसका जो पीएच मान होता है वह 6.8 होता है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम जो है वह टाइलिन और माल्टेज है, और यह भोज्य पदार्थ इसको बदल देता है मांड में। टाइलिन बदलेगा मांड में और माल्टेज बदलेगा माल्टोज में, और प्रतिक्रिया के बाद हमको मिलता है माल्टोज तथा ग्लूकोज। टाइलिन से मिलेगा माल्टोज और माल्टेज से मिलेगा ग्लूकोज। दूसरा है जठर रस, इसका पीएच मान 2.2 और इसमें पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन। तो ये तो हो गया क्षारीय। जठर रस क्या होगा? क्षारीय। देखो इसका जो पीएच मान है 2.2 है, तो कम है तो ये क्षारीय होगा। पेप्सिन और रेनिन, तो पेप्सिन से प्रोटीन भोज्य पदार्थ, और ये बदल देता है इसको क्या? पेप्टोन्स तथा प्रोटियोसस में। उसी तरह से रेनिन जो है केसिनोजेन और केसिन में। अग्नाशय रस हो गया, इसका पीएच मान 8 है। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन और एमिलाप्सिन। इसका भोज्य पदार्थ किस पर प्रतिक्रिया करता है? ये प्रोटीन पर। ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन पर प्रतिक्रिया, एमिलाप्सिन जो है वो मांड पर प्रतिक्रिया करता है। तो उसको बदल के क्या चीज में बनाता है? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को बदलकर पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में बदल देगा, जबकि एमिलाप्सिन जो है वो मांड को शर्करा में बदल देगा। उसी में वो और है एस्टीएफसिन, ये जो है चर्बी या जो वसा होता है उस पर प्रतिक्रिया करता है और इसको बदल देता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। चौथा है हमारा आंतरीय रस, और इसमें जो है इसका जो पीएच मान 7.7 होता है, और इसमें पाए जाने वाला एंजाइम सब है इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज और इन्वर्टेज। अब जो इरेप्सिन है वो
काम करेगा किस पर, पेंटोज, प्रोटियोसस तथा पॉलीपेप्टाइड्स पर काम करेगा और इसको बदल देगा अमीनो अम्ल में। उसी तरह माल्टेज जो है माल्टोज पर काम करेगा, बदल देगा ग्लूकोज में। लैक्टेज जो है लैक्टोज पर काम करेगा, बदलेगा ग्लूकोज में। इन्वर्टेज जो है सुक्रोज पर काम करेगा, उसको बदल देगा ग्लूकोज में। अगला हमारा है यकृत लीवर। एकरा बारे में देखते हैं काका है काका जानकारी दिल गेल है यकृत के बारे में। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। तो यकृत किस तरफ होती है, लेफ्ट भाग में या राइट भाग में? तो आंसर होगा राइट भाग में, दाहिनी तरफ होती है। और इसका जो वजन होता है वह 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त इस थैली में संचित होती है। अंग्रेजी में पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो अब अगर आगे हम जान लेते हैं कि क्या है पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है। पित्त मतलब पित्ताशय में आ जाता है या पक्वाशय में आ जाता है, दोनों एक बात है। पित्त यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पित्त जो होगा वह क्या होगा, अल्कलीन फ्लूइड होता है और जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त लवणों में सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकोलेट नामक कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। 7 से ज्यादा को तो क्षारीय न होगा जी। हाँ तो ठीक, तो क्षारीय है। अच्छा एगो दूगो क्षारीय भी होता है इसमें ना। एकर कार्य जो है, पित्त का कार्य जो है फंक्शन ऑफ बाइल। अच्छा पित्त को जो है ना अंग्रेजी में हम लोग बाइल बोलते हैं। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता है किंतु यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त वसाओं का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि पित्त जो है वसा को इमल्सीकरण करता है। यह वसा अवशोषण में भी सहायक है। विटामिन के तथा वसाओं में घुले और विटामिनों के अवशोषण से सहायक होता है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर दे तो रुधिर द्वारा बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे ही पीलिया का रोग कहते हैं। इस रोग में त्वचा, नेत्र तथा मूत्र पीला हो जाता है। अब हमारा अगला है अग्नाशय, पैनक्रियाज इसको बोलते हैं। कशेरुकियों में ग्रहणी के लिए अंत्रोयोजनी में स्थित पाचक ग्रंथि अग्नाशय कहलाता है। शरीर की यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी नालिकाहीन और बहिःस्रावी नालिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसी भाग द्वारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का अंतःस्राव होता है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का हार्मोन किसके द्वारा अंतःस्राव होता है? तो इसका एक होगा पैनक्रियाज, अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन इसको में कार्बोहाइड्रेट को आक्सीकृत करने तथा यकृत पेशियों में ग्लाइकोजन को संचित करने में मदद करता है। इसके द्वारा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखा जाता है। इंसुलिन क्या करता है? तो रक्त में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित रखता है। अब अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस। इस जूस माने अग्नाशयी रस में जो होता है 98% जल तथा शेष भाग में लवण तथा एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव है तथा इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, टिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। तो पूर्ण पाचक रस किसको कहते हैं?
अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस जो होगा उसी को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है माइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, जबकि टिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। अब है लैंगरहैंस की द्वीपकार, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यह अग्नाशय में स्थित ऊतकों का एक समूह है जो इंसुलिन और ग्लूकोगान नामक हार्मोन का आंतरिक स्राव करती है। इंसुलिन ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को आश्रित करने तथा यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजीन को संचित करने में सहायता करती है। अब थोड़ा हम लोग एक विशेष ज्ञान ले लेते हैं इंसुलिन के बारे में। यह अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इंसुलिन के कार्य फंक्शन ऑफ इंसुलिन, यह ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है, यकृत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन के संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करता है, यह आरएनए संश्लेषण को प्रेरित करता है, कोशिकाओं में उपापचयी दर बसल मेटाबॉलिज्म रेट को प्रभावित करता है, साथ ही यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा की विमुक्ति को प्रभावित करता है। इंसुलिन की अनियमितता से उत्पन्न रोग, इसके अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, इसी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर शरीर में ग्लूकोज मतलब ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो उसी को हम लोग मधुमेह कहते हैं। चीनी बढ़ बोलता देही में बीमारी भगवान। तो आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो गया तो रहने देते हैं, फिर अगला क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब के लिए अलविदा, गुड बाय, शुभ रात्रि, शुभ विदा।